जय हिंद। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम के दफ्तर में एक महिला पहुंचती है। महिला कहती है मुझे डीएम साहब से मिलना है। जब बारी आती है, टर्न आने पर यह महिला अंदर डीएम साहब के कमरे में जाती है और डीएम साहब से जो कुछ कहती है उसे सुनकर वो भी हैरान परेशान रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। महिला का दावा था कि उसके साथ डीएम के अंडर काम करने वाले एसडीएम ने गलत किया था और कई बार उसे अपने घर पर बुलाकर संबंध स्थापित किए थे। इसके साथ ही और भी कई बड़े आरोप यह महिला एसडीएम के ऊपर लगा देती है। अब डीएम साहब इस महिला को आश्वासन देते हैं कि जो भी न्याय होगा वो आपके साथ किया जाएगा। एक कमेटी का गठन होता है और उसके बाद एसडीएम को सस्पेंड कर दिया जाता है। हालांकि एसडीएम साहब अपने बेगुनाह होने का दावा करते रहे। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के मेरठ में। दरअसल सिविल लाइंस इलाके में एक लड़का रहता है जो कि एफसीआई में कार्यरत है। अब साल 2006 में इस लड़के की मुलाकात दिल्ली के करावल नगर की रहने वाली एक लड़की के साथ होती है और दोनों के बीच में अचानक से घनिष्ठता बढ़ती है, मोबाइल नंबर एक्सचेंज होते हैं, प्यार हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, शादी करने की बात भी करते हैं और सही समय आने पर परिवारों को भी बता दिया जाता है। थोड़ा बहुत परिवारों से विरोध शुरुआत में हुआ, मगर उसके बाद फाइनली दोनों के परिवार शादी करवाने के लिए राजी हो गए और फिर साल 2006 में दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कब साल दर साल बीतते चले गए ये खुद लड़के को भी पता नहीं चला। अब करते कराते साल 2015 से 2020 फिर 2021 ऐसे ही साल गुजरते जा रहे थे, मगर इस बीच एक जो समस्या खड़ी हो रही थी वो थी अब लड़का लड़की के बीच में बननी कम हो गई थी। पति का यह आरोप था कि जो लड़की है वो उसकी मां से अच्छे से पेश नहीं आती। दूसरा, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बनाकर रखती है जिससे हमेशा एक टेंशन बनी रहती है। अब ये बात लेकर 28 अगस्त 2023 के दिन फाइनली जो पति था उसने डीएम साहब से मिलने के बारे में सोचा। अब वो डीएम के दफ्तर में पहुंचा, समय लेकर किसी तरह से डीएम साहब से मुलाकात हुई। उन्हें पूरी बात बताई कि साहब मेरी साल 2006 में शादी हुई थी, अब तकरीबन मैरिज को 17 साल हो चुके हैं, मगर अभी भी मेरी पत्नी के साथ जो सामंजस्य होना चाहिए वो ज्यादा गूढ़ा या प्रगाढ़ होने के बजाय वो कमजोर होता चला जा रहा है। पत्नी लगातार लड़ाई करती है, मां से अच्छे से पेश नहीं आती है। अब डीएम साहब जब ये बात सुनते हैं तो वो एसीएम यानी कि अपर नगर मजिस्ट्रेट या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो एसडीएम की ड्यूटी लगाते हैं कि एसडीएम साहब इस मैटर को आपको देखना है, दोनों परिवारों को बैठाइए, लड़का लड़की को बैठाइए और इनका आपस में समझौता कराइए या जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो करवाइए ताकि दोनों परिवार संतुष्ट हो और खुश हो। अब एसडीएम साहब को जब ये केस मिला तो उसके बाद डीएम के निर्देशों पर वो लगातार अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। वो लड़के को उसके परिवार को मिलने के लिए बुलाते हैं और इसी तरह से जो लड़की है यानी पत्नी है उसकी, उसे भी बुलाते हैं, बातचीत करते हैं और समझौते का कोई रास्ता तलाशने की कोशिश भी की जाती है। अब लड़की के आरोपों के मुताबिक एसडीएम साहब ने उस लड़की को यानी कि पत्नी को यह समझाया कि देखिए आपको समझौता करना पड़ेगा, एक बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कभी भी किसी परिवार में कोई झगड़ा होता है तो बीच का रास्ता खोजना ही पड़ता है। अब ये बात लड़की को भी कहीं ना कहीं समझ आ रही थी, मगर इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए एसडीएम साहब ने कहा कि तुम मेरे घर आ जाओ, क्योंकि देखिए अगर आप प्रशासन को समझना चाहते हैं तो आपको यह जरूर पता होगा कि जो डीएम का घर होता है वो काफी बड़ा होता है, जो सरकारी बंगला होता है। उसी तरह से एसडीएम, एडीएम, इनके बंगले काफी बड़े होते हैं। उसके बड़े होने का कारण
और कुछ नहीं होता कि पर्सनली उन्हें कोई सुविधा सरकार देना चाहती है, उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि वो घर पर भी जो पब्लिक है उनके ग्रीवेंसेस को अटेंड करते हैं, घर पर ही वो अपना दफ्तर लगा सकते हैं। तो यही समझते हुए एसडीएम साहब ने इस महिला को, इस लड़की को अपने घर पर बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे मैटर को पर्सनल इंटरेस्ट लेकर सॉल्व करूंगा, प्रायोरिटी पे मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूं। अब ये जो लड़की है वो एसडीएम साहब के कहने पर कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उनके घर पर पहुंच जाती है। अब जब ये उनके घर पर पहुंचती है तो एसडीएम साहब उसे अंदर बुलाते हैं। उस समय उस कमरे में कोई नहीं होता। अब आरोप के मुताबिक एसडीएम साहब इस लड़की से जबरदस्ती करना शुरू करते हैं, यानी कि उससे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। लड़की शुरुआत में रोकने की कोशिश करती है, उसके मुताबिक वो रोकने की कोशिश करती है, पर एसडीएम साहब कथित तौर पर नहीं रुकती और लड़की उनके घर से निकलकर चली जाती है। अब ये सब कुछ अगर एक बार होता तो शायद मामला दब जाता, पर ऐसा नहीं था। लड़की को आरोपों के मुताबिक एक बार नहीं बल्कि कई बार एसडीएम साहब ने अपने घर पर बुलाया और बुलाकर बार बार उसके साथ वही किया जो पहली बार किया था, यानी कि उसका इस्तेमाल किया, उसके साथ संबंध बनाए। अब जब बार बार एसडीएम साहब आरोपों के मुताबिक इस लड़की से संबंध बना रहे थे तो एक दिन आया, लड़की की तबीयत खराब हुई, उसे लगा पता नहीं क्या हुआ, प्रेगनेंसी का टेस्ट किया तो पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट है। अब ये बात वो एसडीएम साहब को बताती है। एसडीएम साहब को कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जैसे ही पता चलता है वो लड़की को आरोपों के मुताबिक ये कहते हैं कि तुम गर्भपात करवा दो, यानी कि अबॉर्शन करवा दो, क्योंकि ये बच्चा अगर पेट में रह गया तो भेद खुल जाएगा और समस्या बढ़ जाएगी। अब यहां पर एसडीएम साहब पर लड़की ने एक और आरोप लगाया। उसने कहा कि एसडीएम साहब ने अपने घर बुलाकर ना सिर्फ मेरे साथ संबंध स्थापित किए बल्कि उन्होंने मेरी अश्लील वीडियो भी बना डाली। अब जो वीडियो बनाई है उसको पब्लिक करने की बार बार धमकी दी जाती है। इसी वजह से जो कुछ एसडीएम कहते चले गए, लड़की का कहना है कि वो वही कुछ करती चली गई। अब ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, दिन बीते, महीने बीते और तकरीबन साल भी बीतने को जा रहा था। अब जैसे ये लड़की एसडीएम साहब के घर ओपनली चली जाती थी बिना किसी रोक टोक के, इस बार वो उनके घर जा रही थी तो उसे बाहर ही सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया। अब लड़की को ये बात बड़ी अजीबोगरीब लगी। उसने पूछा मुझे रोक क्यों रहे हो? तो सिक्योरिटी वालों ने कथित तौर पर लड़की को कहा कि एसडीएम साहब आपसे मिलना नहीं चाहती। अब ये लड़की वहां से चली जाती है। अब पता नहीं ऐसा क्या होता है कि लड़की को या तो ये बात अच्छी नहीं लगती या फिर उसके साथ जो कुछ हुआ था सबको याद करते हुए वो शायद सदमे में चली गई थी। इसके बाद ये लड़की पहुंचती है डीएम साहब के पास, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। अब डीएम से मिलना कोई इतना आसान तो होता नहीं है। वहां पर जाकर अपनी पर्ची दी और कहा कि सर मैं डीएम साहब से मिलना चाहती हूं। स्टाफ ने भी डीएम साहब से मिलने का समय दे दिया। अब जब ये लड़की डीएम साहब से मिलने गई तो उसने पूरी कहानी बयान कर दी। उसने डीएम साहब को बताया कि सर आपके ही अंडर काम करने वाले एक एसीएम यानी एसडीएम जो हैं वो मेरे साथ कई बार गलत कर चुके हैं, कई बार संबंध बना चुके हैं और संबंध इतनी बार बनाए गए हैं कि मुझे एक बार प्रेग्नेंट भी कर दिया गया और उसके बाद फाइनली दबाव डालकर मेरा गर्भपात भी करा दिया गया। अब जब ये बात डीएम साहब को पता चलती है तो रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उनके भी पैरों तले जमीन निकल जाती है। शुरुआत में उन्हें यकीन ही नहीं आता, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गुस्से में कई लड़कियां या कुछ लोग आरोप लगा देते हैं, तो उन्हें लगा कि शायद शुरुआती तौर पर यह कोई छोटी बात होगी या फिर हो सकता है कोई झूठे आरोप लगाए गए हों। अब इस बीच फिर भी मामले की मेरिट को देखते हुए डीएम साहब नंबर 1 पर इस मामले में एक जांच कमेटी का गठन करते हैं। वो जांच बैठा देते हैं इस एसडीएम के ऊपर। दूसरा, वो अपनी तरफ से एक लेटर लिखते हैं, इस एसडीएम के तबादले की सिफारिश कर देते हैं। एसडीएम संजय कुमार के तबादले की जब सिफारिश हुई उसके कुछ ही समय बाद एसडीएम संजय कुमार का हरदोई में भूलेख प्रशिक्षण संस्थान में ट्रांसफर कर दिया गया। अब ट्रांसफर तो हो गया था मगर जांच कमेटी लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी। लड़की से भी
उसे बुलाकर पूछताछ की जा रही थी। इसके साथ जो भी सबूत उस लड़की के पास थे वो भी लगातार मांगे जा रहे थे और एक एक चीज को माइन्यूटली चेक किया जा रहा था। बड़े ही सूक्ष्म तरीके से जांच आगे बढ़ रही थी। अब लड़की ने इस दौरान जांच कमेटी को यह भी बताया कि मेरे साथ तो एसडीएम साहब रात रात भर चैटिंग किया करते थे, बातें किया करते थे। अब जब इसी चीज को क्रॉस चेक किया गया इस कमेटी के द्वारा तो वो सच पाई गई। अब यहां पर एक चीज समझना जरूरी है कि आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल से व्हाट्सएप की चैट डिलीट कर दे तो सुरक्षा एजेंसियां या पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती है। सच्चाई यह है कि कोई कितना भी अपनी चैट को डिलीट कर दे मगर उसे रिट्रीव करके पुलिस केस को आगे डेवलप कर सकती है। इसी तरह से इस केस में भी हो सकता है कि चैट को डिलीट किया भी गया हो, नहीं भी किया गया हो, मगर पुलिस को, जांच कमेटी को यह पता चल गया कि रात रात तक यानी देर रात तक एसडीएम साहब कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इस महिला के साथ चैटिंग किया करते थे। अब इसके बाद जब ये रिपोर्ट डीएम साहब तक, शासन तक पहुंची तो उन्हें भी समझ आया कि मामले में यानी कि इस केस में कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। इसके बाद एसडीएम साहब को फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया और इसके साथ ही उनके लिए काफी ज्यादा समस्याओं का अंबार भी खड़ा हो गया। बहरहाल इस पूरे मैटर में इन्वेस्टिगेशन तो जारी है। अब ऐसे मैटर्स में होता क्या है कि डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिए जाते हैं और जब ये जांच कमेटी की पूरी रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी तो उसमें कोई बड़ा एक्शन भी हो सकता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख मिलती है कि जब कोई व्यक्ति कितने बड़े पद पर चला जाता है उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि एसडीएम साहब पर ये झूठे आरोप लगे हों क्योंकि एसडीएम संजय कुमार का मीडिया से ये कहना था कि जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं वो झूठे हैं। महिला जब मुझसे आखिरी बार मिलने आई, उसे मिलने से रोका गया तो इस वजह से वो गुस्से में आ गई और उसने बदला लेने के लिए ये आरोप लगाए हैं। उनकी बात में भी दम हो सकता है, लड़की की बात में भी दम हो सकता है। ये जांच कमेटी तय करेगी और कल को अगर केस अदालत में जाता है तो वो तय करेगी। पर इतना जरूर समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में हो या किसी बड़ी पोजीशन, किसी बड़ी पोस्ट पर हो, पावरफुल पोस्ट पर हो, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे मैटर से हमेशा दूर रहे क्योंकि एक छोटा सा आरोप आपके पूरे करियर के ऊपर दाग लगा सकता है। जय हिंद।